हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का चौथी वीडियोज देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी चौथी वीडियो है। अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 तक कर लिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हमें 96 से आगे क्वेश्चन देखना है। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य ज्ञान है जिसमें 3100 प्रश्न दिए हुए हैं, इसी को हम कर रहे हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग इतिहास शुरू किए हैं और जिसमें हम लोग दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में आज जानेंगे, जिसमें चोल, चालुक्य और पल्लव और संगम, इन पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखेंगे जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, खाली स्थान है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है जो कि 7वीं और 8वीं सदी में शक्तिशाली हुए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी हो गई थी। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है पाल और ऑप्शन डी है चोल। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पाल। ठीक है, पल्लव। ठीक है, पल्लव, ऑप्शन नंबर ए पल्लव सही होगा। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए जिनका वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि था अवनी सिंह। ठीक है, अवनी सिंह की उपाधि उन्होंने धारण की थी और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और श्री विष्णु के दरबार में कृतार्जुनियम के लेखक भाव रवि, ठीक है, भाव रवि को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के, ठीक है, कांची के कैलाशनाथ तथा एरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर जो पल्लव थे वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए। ठीक है, और इनका जो वास्तविक संस्थापक था उनका नाम श्री विष्णु था और इन्होंने उपाधि धारण की थी अवनी सिंह का। ठीक है, अवनी सिंह का इन्होंने उपाधि धारण किया था और जो कि कृतार्जुनियम के लेखक भाव रवि को जो था सिंह विष्णु के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था और इस वंश के सबसे प्रतापी जो शासक थे वह नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। आपको याद रखना होगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे पल्लव वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और जिन्होंने कैलाशनाथ तथा एरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। यह प्रश्न आता है कि महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया, मतलब किस वंश ने करवाया, तो यहाँ पर पल्लव वंश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि पांड्य वंश की राजधानी थी, पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है कांचीपुरम, ऑप्शन सी है मदुरै और ऑप्शन डी है द्वार समुद्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मदुरै। ठीक है, तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है। ठीक है, तमिल जो प्रदेश का इतिहास है मुख्य रूप से 3 राजाओं का रहा है जिसमें चोल, चेर और पांडे, यही 3 राजवंश आते हैं, चोल, चेर और पांडे। ठीक है, पांड्य। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेल्लारी नदी के किनारे स्थित है और पांड्य की राजधानी का नाम मदुरै था। ठीक है, पांड्य की जो राजधानी है उनका नाम क्या था, मदुरै था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 99 खाली स्थान है, ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है चेर और ऑप्शन डी है पांडे। तो यहाँ पर जो थे आपको बताना है कि कौन थे जिन्होंने मदुरै के आसपास शासन किया और वहां पर 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा और इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पांड्य वंश जो थे उन्होंने
शासन किया था मदुरई के आसपास के क्षेत्रों का। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं, पांड्य वंश के शासकों ने मदुरई पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला है समकालीन पांड्य राज्य और दूसरा है कुंडगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य और तीसरा है सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य। यहाँ पर जान लेते हैं तमिल रचना संगम साहित्य से, ठीक है, तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि संगम साहित्य, ठीक है, संगम साहित्य कैसा रचना है, तो यह तमिल रचना है, ठीक है, संगम साहित्य तमिल रचना है और जिससे पांड्य वंश की जानकारी मिलता है। संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी मिलता है और यह तमिल रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है, ठीक है, और यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वह है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। सवाल आ जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वह मदुरई में स्थित है, ठीक है, दक्षिण भारत के मदुरई में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 100, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय को, और ऑप्शन बी है राजसिम्हा को, ऑप्शन सी है करिकाल को, और ऑप्शन डी है नंदी वर्मन को। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करिकाल को। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी, ठीक है, उत्तरी मनलूर थी और बाद में उरैयूर, ठीक है, उरैयूर एवं तंजावुर बनी, ठीक है। संगम कालीन तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था, ठीक है, जिसे करिकाला भी कहा जाता है, कहीं कहीं करिकाला भी आपको लिखा मिलेगा, जिसने वणी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर जो पुहार पतन, ठीक है, पुहार पतन जिसको कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाग था। इनका प्रमुख जो राजकीय चिन्ह था क्या था, बाग था, और इनका प्रमुख बंदरगाह क्या था, कावेरी पत्तनम था, ठीक है, इनका जो बाग था और राजकीय चिन्ह क्या था, बाग था। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन राजा हैं जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, ये इनके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजा राजचोल, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन, और ऑप्शन सी है राजसिम्हा, और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन, ठीक है। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, 600 से 630 के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक यानी कि महेंद्र वर्मन के समय की बात हो रहा है। महेंद्र वर्मन के समय में जो पल्लव साम्राज्य था केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, यानी कि उत्थान पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो मत विलास प्रसहन, ठीक है, मत विलास प्रसहन और तथा भगवद जुकियम, ठीक है, भगवद जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में कई नाटक लिखे, ठीक है, इन्होंने कई संस्कृत में नाटक लिखे थे जो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम थे। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर किस चालुक्य राजा ने, ठीक है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो कौन सा राजा था जो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था उन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 में हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था। महत्वाकांक्षी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा था इसके वजह से क्या हुआ था, दोनों के बीच संघर्ष हुआ था और 612 में नर्मदा नदी के तट पर जो था कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 103 हो गया है। ठीक है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए है राजा राज चोल द्वितीय, ऑप्शन बी है राजेंद्र चाल तृतीय, ऑप्शन सी है विजया चाल, ठीक है, और ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग चोल तृतीय। चलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वह सही होगा, राजेंद्र चोल जो थे चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। चलिए यहां पर पढ़ लेते हैं कि चोल वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? अधिराजन, ठीक है, या राजेंद्र चोल तृतीय था। ठीक है, इसी का नाम अधिराजन भी था। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय का ही नाम क्या था? अधिराजन था। ठीक है, ठीक है ना। और ये विजयालय जो थे, जो विजयालय, ठीक है, जो विजयालय थे, इन्होंने 805 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी, और यह राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। ठीक है, कहाँ था? पेन्नार एवं कावेरी नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है 104, कौन से चोल राजा, ठीक है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की? ठीक है, दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, करिकाला, ऑप्शन ए है करिकाला, ऑप्शन बी है राजाराज, ऑप्शन सी है महेंद्र, और ऑप्शन डी है विक्रम। तो यहाँ पर 104 प्रश्न संख्या 104 तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी, और इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। ठीक है, राजा राज की प्रथम विजय केरल थी, और जबकि अंतिम विजय मालदीव था। राजा राज जो थे उनका प्रथम विजय केरल था और अंतिम विजय मालदीव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 105 है कि प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंशीय जो राजाओं थे उन्होंने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी है बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तमिलनाडु और केरल पर प्रारंभिक जो चेर वंशीय राजाओं थे वह तमिलनाडु और केरल पर राज किए थे। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं, प्रारंभिक चेर वंशों के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था, और इसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार और कोयम्बटूर और सलेम जो कि दक्षिण जिलों के सलेम जिलों के प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम, ठीक है, और त्रावणकोर ये थे। ठीक है, और प्रारंभिक चोल राजाओं ने तमिलनाडु और केरल में राज्य किया था। चलिए प्रश्न संख्या 106 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 106, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है कृष्णदेव, ऑप्शन सी है राजेंद्र चोल, और ऑप्शन डी है शिवाजी। तो आपको बताना है कि वह कौन भारतीय राजा था जो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल था। ठीक है, वह चोल वंश का था, राजेंद्र चोल। चलिए, भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया।
ठीक है, नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया और भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही हैं जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया और इन्होंने गंगईकोंड, ठीक है, गंगईकोंड की उपाधि धारण की। और ये ही जो भारत के जो जितने भी राजा हुए उनमें सबसे ज्यादा चोल वंशों ने नौसेना पर ध्यान दिया। ठीक है, और यही थे जिन्होंने जो पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना का इस्तेमाल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग 11 पहुंच गए हैं, सीमावर्ती राजवंश। ठीक है, सीमावर्ती राजवंश और प्रश्न संख्या 107। विंध्य शक्ति खाली स्थान है, वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है विंध्य शक्ति का। तो यहाँ पर है वाकाटक, ऑप्शन ए है वाकाटक और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी है पांडव और ऑप्शन डी है चोल। ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा वाकाटक। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो विंध्य शक्ति, ठीक है, विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, विंध्य शक्ति जो था वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। और वाकाटक, ठीक है, वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बारार, ठीक है, तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा विंध्य शक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। ठीक है, अजंता के लेख में और वायु पुराण में मिलता है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वह परवरसेन था। ठीक है, परवरसेन था और परवरसेन प्रथम था। ठीक है, और परवरसेन जो था इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। यह इकलौता राजा था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 108 की तरफ। पल्लव राजवंश का पहला राजा कौन था? आपको बताना है, नहीं पाल राज है लिखा हुआ है। पाल राजवंश का पहला, ठीक है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन ए है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है मदनपाल और ऑप्शन डी है नंदपाल। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल। ठीक है, पाल व राजवंश का पहला राजा गोपाल था। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक एवं प्रथम राजा गोपाल था 1750 ईस्वी में। ठीक है, तो यह संस्थापक भी थे और प्रथम राजा भी हुए। ठीक है, इनका नाम गोपाल था। ठीक है, इस वंश की राजधानी मुंगेर था। ठीक है, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। ठीक है, पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि राजा गोपाल, जो राजा गोपाल थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अंदोंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अंदोंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कौन किया था? पल्लव राजवंश के प्रथम राजा गोपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश के प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल, नयपाल आदि थे। ठीक है, ये राजा कौन थे? धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल, ये सब जो थे ये सब पाल वंश के क्या थे? प्रमुख राजा थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब ये सवाल कई बार आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, धर्मपाल जो कि पाल वंश का शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें, ठीक है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में संबंध नहीं है? आपको बताना है कि कौन था जो किसका दक्षिण भारत में संबंध नहीं था। ऑप्शन ए है पांडे, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है सतवाहन और ऑप्शन डी है पल्लव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बताइए, क्योंकि पाठ शुरू होते ही ये क्वेश्चन आया था और इस पर बात भी हुआ था। चलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा पांडे, सतवाहन और पल्लव वंश दक्षिण भारत के, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि पांडे, सतवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय
ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई और जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सेमपुर महाविहार बिहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ और इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक जो बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। ठीक है, और पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। और यहाँ पर देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सेमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो यहाँ पर जो अगला शासक यानी कि धर्मपाल जो था उसने करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं जो सेमपुर महाविहार था उसका। ठीक है, और तथा नालंदा विश्वविद्यालय का ही देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का भी इन्होंने क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, 12 अध्याय 110 प्रश्न संख्या है कि इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है सेलुकस, ऑप्शन डी है डेरियस। ठीक है, डेरियस। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको बताना है कि कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इंडिका के लेखक हैं वह मेगास्थनीज हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और यह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन किया और उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। ठीक है, कौन सा पुस्तक? इंडिका पुस्तक किसका था? मेगास्थनीज का था और यह यात्रा वृत्तांत भी एक तरह से हो गया। ठीक है, किया और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 तमिल कवि कंबन। ठीक है, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है भगवद गीता। तो तमिल कवि कंबन ने जो किए थे ऑप्शन नंबर बी होगा रामायण का। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण यानी कि कंब रामायण यानी कि अपना नाम जोड़ दिए और प्लस में रामायण लगा दिए। ठीक है, के नाम से संकलित किया और यह तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। ठीक है, तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट जो कृति बन गई। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट कृति बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113 निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकाटिका पुस्तक का संकलन किया? ठीक है, तो कल्हड़, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विक्रमवेद। ठीक है, और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो मृच्छकटिका पुस्तक का जो संकलन करने वाले थे ऑप्शन नंबर बी होगा शूद्रक। मृच्छकटिका एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और शूद्रक द्वारा रचित यह रचित इस नाटक में गुप्तकालीन संस्कृति इतिहास की जानकारी मिलता है। इसमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलता है और यह शूद्रक द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114 प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस और ऑप्शन डी है विक्रमवर्षियम। ठीक है, विक्रमवर्षियम। तो यहां पर आपको आंसर बताना है 114। प्रश्न संख्या 114 का आपको आंसर बताना है क्या होगा।
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए पुस्तक और लेखक, ठीक है। हर्ष चरित्र लिखे हुए थे बाणभट्ट ने, ठीक है। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस जो था विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। और विक्रमोर्वशीयम जो था वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल के महाकवि, ठीक है, संगम काल के महाकवि शिल्पादिकरम, ठीक है, शिल्पादिकरम जो थे और मणिमेखलो, ठीक है, खाली स्थान है, भाषा के लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाषा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा तमिल, ठीक है। संगम साहित्य के महाकाव्य जो है शिल्पादिकरम एवं मणिमेखलो तमिल भाषा के लिखे गए थे, ठीक है, तमिल भाषा में लिखे गए थे। और जो शिल्पादिकरम को तमिल भाषा साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसको तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 116 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो मुद्रा राक्षस लिखने वाले कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखा दत्त। ऊपर अभी आपने ही पढ़ा था विशाखा दत्त। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस है क्या है? संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, यानी कि यह एक नाटक है। संस्कृत नाटक के लेखक विशाखा दत्त ने इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटना एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया है। विश्लेषण मिलता है, यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है, मुद्रा राक्षस में, ठीक है। और इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे उन्होंने मुद्रा राक्षस को हिंदी में क्या किया? कन्वर्ट किया, उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है, प्राप्त है। विशाखा दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे और देवी चंद्रगुप्तम तथा राघव नंदन, ठीक है, नाटकम विशाखा दत्त की अन्य रचनाएं, इनके अन्य भी रचनाएं हैं, ठीक है। तो यानी कि जो मुद्रा राक्षस है उसमें जो मिलता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की से जीवन संबंधित बातों, जीवन संबंध के बारे में बताया गया है और यह एक नाटक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पंचाव वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिव पुराण, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है भगवत गीता और ऑप्शन डी है महाभारत। तो पांचवा वेद किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी महाभारत। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसके, ठीक है, और इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, ठीक है। इनके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, ठीक है, महाभारत के रचयिता। कई बार प्रश्न आता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास, या फिर पूरा नाम भी आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन नहीं, पहला है ऋग्वेद और दूसरा है सामवेद और तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है, 4 वेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कालिदास, ठीक है, कालिदास ने रघुवंशम संकलित किया। चलिए इसको देख लेते हैं। रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है और इस महाकाव्य के 19 सर्गों में 19 जो सर्गों में रघुकुल के उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन है, ठीक है। कितने राजाओं का वर्णन है इसमें? 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और कुमार संभवयम और मेघदूत और ऋतु संहार है, ठीक है, यह कालिदास के रचना थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है श्रीहर्ष, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है वाल्मीकि, ऑप्शन डी है कालिदास। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है।
चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है और इस ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा। श्री हर्ष की रचना जो है नौषधीय चरित्र और वाल्मीकि की रचना है रामायण तथा कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत है। ठीक है, कालिदास के जो प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और मेघदूत। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120 प्रश्न संख्या 120। तो यहाँ पर जो होगा कि पंचतंत्र दंत कथाओं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। ठीक है, पंचतंत्र जो दंत कथा है किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर विष्णु शर्मा के द्वारा। ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया। ऑप्शन ए है वेदव्यास, ऑप्शन बी है मुनि, ऑप्शन सी है अगस्त्य और ऑप्शन डी है भरत मुनि। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र संस्कृत में नाट्य कला कला पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पूर्व की थी और इस ग्रंथ में प्रत्याभिक्षा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है। ठीक है, तो जो नाट्य शास्त्र है उनके जो संकलनकर्ता है भरत मुनि है और इसमें जो है नाटक एवं अभिनय के संकलन मिलता है। ठीक है, और इसके 36 अध्याय हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक है अष्टाध्यायी और इसका लेखक है पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सभी को पता होना चाहिए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण है और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था और पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। पहला है महेश्वर सूत्र यानी कि स्वर शास्त्र और दूसरा है अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ यानी कि शब्द विश्लेषण और तीसरा है धातु पाठ यानी कि धातुमल और चौथा है गण पाठ। ठीक है, चौथा क्या है गण पाठ। तो आज के वीडियो में हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 123 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो जैसे ही वैसे आपको जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।